बदलते भारत की तस्वीर में आज शिक्षा का बड़ा महत्व है। भारत में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के बाद अब शिक्षा में रामायण और महाभारत जैसे महान ग्रंथ को शामिल करने की वकालत भी की जा रही है। कुछ ऐसा ही वक्तव्य दिल्ली के पंजाबी बाग में हिंदूवादी विचारधारा को प्रमुखता से रखने वाले सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता अश्वनी उपाध्याय ने दिए। साथ ही इस दौरान उन्होंने उन लोगों पर भी कटाक्ष किया जो किसी विशेष धर्म पर हमला करते हैं। दरअसल मौका था जब एसपीएम काइनलेज पंजाबी बाग में श्री हनुमान संस्कृत महाविद्यालय रघुवीर नगर का वार्षिकोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में अनेकता में एकता वाली भारतीय संस्कृति की झलक भी साफ तौर पर देखने को मिला। हरियाणवी लोक नृत्य, पंजाबी लोक नृत्य, संस्कृत नाटक, एकल गीत एवं काव्यावली आदि कार्यक्रमों ने लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी विद्यालय द्वारा पावन पर्व प्रबोधिनी नामक पत्रिका का लोकार्पण किया गया। इस अवसर पर कार्यक्रम अध्यक्ष के रूप में सत्य प्रकाश जी मंगल और मुख्य वक्ता के रूप में सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ता अश्वनी उपाध्याय उपस्थित रहे। अश्वनी उपाध्याय ने अपने उद्बोधन में हिंदू संस्कृति पर प्रकाश डालते हुए कहा कि अब आज के समय की विशेष मांग है कि अब शिक्षा के क्षेत्र में भी बड़े बदलाव किए जाएं। आज के बदलते परिवेश में अब पूरे भारत में एक समान शिक्षा की जरूरत है, जिसके लिए सरकार को आगे बढ़कर कदम उठाना चाहिए। देखिए, पहली बात तो मैं इस कार्यक्रम करने के लिए सभी प्रबंध तंत्र को, सभी सदस्यों को धन्यवाद देता हूं। भारत में शिक्षा में बहुत सुधार की ज़रूरत है, एजुकेशन रिफॉर्म की ज़रूरत है। ये जो विदेशी शिक्षा चल रही है इसको ख़त्म करने की ज़रूरत है। ये जो गुलामी के समय, खास तौर पे जो मुगलों के समय यहाँ स्कूल खुले और किताबें पढ़ाई शुरू किया, या ब्रिटिश काल में जो यहाँ पे स्कूल खोले गए और उनको कंटिन्यू किया, उसको बंद करने की ज़रूरत है। तो गुलामी की शिक्षा व्यवस्था ख़त्म हो और दोबारा फिर से भारत में जो हमारी वैदिक शिक्षा व्यवस्था वो लागू हो। स्कूलों में वाल्मीकि रामायण पढ़ाया जाए, रामचरितमानस पढ़ाया जाए, भगवत गीता पढ़ाई जाए, वेद की ऋचाएँ पढ़ाई जाए, वो बहुत आवश्यक हो गया है। हम इतने दिन से जो गुलामी की शिक्षा व्यवस्था को कंटिन्यू कर रहे थे, उसका नतीजा ये हुआ है कि समाज में केवल अराजकता फैली है, भ्रष्टाचार, अपराध फैला है, परिवार टूट रहे हैं, बूढ़े लोग जो है घर के बाहर जा रहे हैं, बेचारे लोग ज्वाइंट परिवार में रहना नहीं चाहते। उसका मूल कारण है जो विदेशी शिक्षा व्यवस्था है, उसको ख़त्म करना आवश्यक है। तो ये इसलिए मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना यह है कि 10वीं तक भारत में समान शिक्षा होनी चाहिए, यानी वन नेशन वन सिलेबस हो, वन नेशन वन एजुकेशन बोर्ड हो, किताब सबकी एक हो, मंत्री का बच्चा हो या संतरी का बच्चा हो, किताब एक होनी चाहिए। बंगाल का बच्चा हो या गुजरात का हो या दिल्ली का हो, हरियाणा का सिलेबस एक होना चाहिए। हाँ, अपनी अपनी मातृभाषा में पढ़ें वो चलेगा, लेकिन सिलेबस करिकुलम एक होना चाहिए। जैसे भारत में वन नेशन वन रेलवे बोर्ड है, ऐसे ही वन नेशन वन एजुकेशन बोर्ड होना चाहिए। और जैसे भारत में वन नेशन वन टैक्स है, जीएसटी, ऐसे ही वन नेशन वन सिलेबस होना चाहिए, वन नेशन वन करिकुलम होना चाहिए। संविधान भी कहता है सबको समान अवसर दो। सबके एग्ज़ाम एक हो रहे हैं, जेई का एग्ज़ाम एक होता है, इंजीनियरिंग का एग्ज़ाम एक ही होता है, मेडिकल का एग्ज़ाम एक होता है, क्लैट का एक ही एग्ज़ाम है, एनडीए का एक ही एग्ज़ाम है। लेकिन सीबीएसई कुछ अलग पढ़ा रहा है, आईसीएसई अलग पढ़ा रहा है, दिल्ली बोर्ड अलग पढ़ा रहा है। ये बंद हो, भारत में सबके लिए एक समान शिक्षा हो, उसी के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। उसी के हमने पीएलबी फाइल किया हुआ है। आपने अपने संबोधन में एक सबसे बड़ी बात कही, धर्म और रिलीजियस, किस तरीके से इसको परिभाषित किया? देखिए, धर्म बिल्कुल अलग है, रिलीजन बिल्कुल अलग है। रिलीजन का मतलब ये होता है जहाँ एक किताब हो, एक गॉड हो, और वो भी मेल गॉड हो, फीमेल गॉड नहीं है। जो रिलीजन होता है उसमें फीमेल गॉडेज का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। पूरी दुनिया में फीमेल गॉडेज की पूजा लक्ष्मी के रूप में, सरस्वती के रूप में, माँ दुर्गा के रूप में, काली के रूप में केवल भारत में होती है। जो रिलीजन होता है वहाँ फीमेल गॉडेज की पूजा नहीं होती है। आप उठा के देख लीजिए, चाहे क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, दुनिया में 1100 रिलीजन है, किसी रिलीजन में आपको महिलाओं की पूजा होती ही नहीं मिलेगी। दूसरा, जो रिलीजन होते हैं ये मेल और फीमेल के बीच में बहुत भेदभाव करते हैं, महिला पुरुष के बीच में बहुत भेदभाव करते हैं। दूसरी तरफ जो हमारा धर्म है वो कहता है नारी तू नारायणी। जो रिलीजन है वो केवल अपनी कम्युनिटी के ही विस्तार की बात सोचता है। धर्म ऐसा नहीं है, धर्म सबके लिए सार्वभौमिक होता है। रिलीजन कहता है कि आपको आना है तो कुछ टर्म्स कंडीशन के साथ आना है, निकलने का कोई एग्जिट पॉइंट ही नहीं है। अगर आप वो रिलीजन छोड़ के जाओगे तो हो सकता है आपका गला भी काट दिया जाए, जबकि धर्म में ऐसा नहीं है। आप शंकर जी की पूजा करिए, विष्णु की करिए, आप दुर्गा जी की करिए, गणेश जी की करिए, किसी की मत करिए। आप कबीरपंथी हो जाइए, आस्तिक रहिए चाहे नास्तिक रहिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो दुर्भाग्यवश भारत में धर्म और रिलीजन को मिक्स कर दिया गया, इसलिए मैंने पीआईएल फाइल किया है कि सबसे पहले तो सारे सरकारी डॉक्यूमेंट से धर्मनिरपेक्ष शब्द को हटाया जाए।
दूसरा, स्कूलों में धर्म और रिलीजन के बीच में क्या अंतर होता है इसको पढ़ाया जाए। लोग बिल्कुल कंफ्यूज हैं, वो रिलीजन को धर्म समझ रहे हैं। और दूसरी बात, भारत पंथ निरपेक्ष देश है, रिलीजन न्यूट्रल कंट्री है, न कि धर्म निरपेक्ष देश है। भारत तो इनफैक्ट धर्म सापेक्ष देश है और संविधान का लक्ष्य भी है राम राज्य की स्थापना। संविधान बनाते समय बहुत लंबी चर्चा हुई थी और सबका यही मानना था कि संविधान का उद्देश्य है भारत में राम राज्य की स्थापना। ऐसा है, जो हमारा विद्यालय है करीब 1978 से चल रहा है यहाँ पर दिल्ली में, और पूरे धर्म की शिक्षा होती है, पूरे वेद पाठ कुरान, ये अपना पुराण और जो है अपने ज्योतिष और योग सबकी हमारे यहाँ पढ़ाई होती है। और 46 वर्ष से ये विद्यालय चल रहा है। रघबीर नगर दिल्ली में विद्यालय है और हिंदू संस्कृति का प्रचार प्रसार के लिए गया। मेरी तो ये भी मांग है भारत सरकार और सभी सरकारों से, पूरे देश भर में हर एक जिला तहसील में एक संस्कृत महाविद्यालय होना चाहिए, जो कि अति आवश्यक है, क्योंकि हमारी हिंदू संस्कृति का जो पीछे रह गई है उसके विषय में। तो इस वजह से प्रचार प्रसार होगा, जब भी हमारा देश जागृत होगा और विश्व गुरु जब भी बन पाएगा हमारा विद्यालय। ये मेरा कहना है। आयोजन में कौन मुख्य अतिथि और मुख्य वक्ता क्यों? हमारे मुख्य वक्ता जो रहे हैं हमारे आदरणीय अश्विनी उपाध्याय जी हैं, जो सीनियर एडवोकेट हैं उच्चतम न्यायालय के, और बहुत ही हिंदूवादी और राष्ट्रवादी विचारधारा के हैं, और पूरी लड़ाई तन मन धन से लड़ाई लड़ रहे हैं इस चीज़ के लिए, देश के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। और दूसरे हैं सत्यप्रकाश मंगल जी, वो हमारे अध्यक्ष हैं आज के कार्यक्रम के। उन्होंने भी अपने मंच से संबोधित करते हुए समान शिक्षा की बात की, और आप खुद संस्कृत विद्यालय चला रहे हैं, कितना किस नज़रिए से देखते हैं? मैं तो यही कहूँगा, जो उन्होंने बात की है ना बहुत ही सही है और ऐसा होना ही चाहिए। और ये जो चीज़ें दे रही है ना, पानी फ्री, बिजली फ्री, बस फ्री, ये ना हो के स्वास्थ्य सेवाएं फ्री होनी चाहिए, गरीब से गरीब आदमी का अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में इलाज होना चाहिए, और जो है ना शिक्षा फ्री होनी चाहिए। गरीब से गरीब जो सड़क पे एक गाड़ी लोहार वाला भी बच्चा है वो भी मुफ्त शिक्षा पाए, और वो भी IAS ऑफिसर बने या बड़ा अफसर बने, बड़ा व्यापारी बने। ऐसी शिक्षा होनी चाहिए जो विद्वान बने। स्वास्थ्य और ये शिक्षा की जो सेवाएं हैं पूरे भारतवर्ष में सभी के लिए फ्री होनी चाहिए, ये मेरी ऐसा कहना है। ये आज देश की आवश्यकता है कि जिसे मुग़लों ने नष्ट कर दिया था और अंग्रेज़ों ने इसे डेड लैंग्वेज कह दिया था, उसका पुनर्जीवन होकर और भारत की सभी भाषाओं की जननी जिसको कहा जाता है संस्कृत, उसका पुनरुत्थान करने का ये कार्य बहुत महान कार्य है। और इसलिए इस कार्य में जितना अधिक हम योगदान कर सके उतना हमें करना चाहिए, यही मेरा कहना है। आज शिक्षण संस्थान के वार्षिक उत्सव में शिक्षा की बात की गई, समान शिक्षा की बात की गई, इस विषय पर आपका क्या मत है? अभी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है, यह वास्तव में विद्या भारती के द्वारा पिछले 50 वर्षों से जिस शिक्षा नीति का अवलंबन करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं उसी का प्रारूप है। क्योंकि विद्या भारती ने यही सोचा हुआ है कि शिक्षा शिशुकाल से ही महत्वपूर्ण होती है, और शिशुकाल में शैशव अवस्था में बच्चे को स्नेह का वातावरण मिलना चाहिए। फिर जब वो बालक होता है तो वो एक्टिविटीज़ करना चाहता है, तो उस समय एक्टिविटीज़ का वातावरण यानी क्रियाकलाप का वातावरण मिलना चाहिए। फिर जब वो किशोर होता है, किशोर अवस्था ये जीवन की सबसे नाजुक अवस्था है, उस समय योग के सहारे उसको सही दिशा मिले, इसलिए वो योगाधारित हो। उसके बाद फिर जब वो युवक होता है तो उसे अपने रोज़गार की चिंता सताने लगती है, तो उस समय जॉब बेस्ड एजुकेशन या शिक्षा मूलक और उद्योग मूलक ऐसी शिक्षा हो, जो सारी व्यवस्था इस बार की शिक्षा नीति में अपनाई गई है। डॉक्टर राजकुमार फलवारिया, दिल्ली विश्वविद्यालय के इसी कॉलेज में, श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज के डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस में मैं एसोसिएट प्रोफेसर हूं, और कह सकते हैं कि राष्ट्रवादी विचार संगठन से जुड़ा हूं। दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर जितने भी अपने राष्ट्रवादी संगठन हैं उनके संपर्क में हूं, और विश्वविद्यालय के क्षेत्र में काम करता हूं। तो हनुमान संस्कृत महाविद्यालय, ये भी एक विश्वविद्यालय महाविद्यालय, तो उसके संपर्क में हूं। इनके मैनेजमेंट जब भी कहते हैं तो उनके साथ हम सहयोग करते हैं। और दूसरा, राजनीतिक दृष्टि से मेरे पास बीजेपी का ऑल इंडिया ट्रेनिंग का काम भी है, और दिल्ली स्टेट स्पोक्स पर्सन का भी मेरे पास प्रवक्ता का भी दायित्व है।
आज यहाँ वार्षिकोत्सव कार्यक्रम है, आप आए हैं, क्या कहेंगे जो शिक्षा को लेकर के तमाम जो बातें चल रही है, कई अभी मुख्य वक्ताओं ने भी अपनी बातें रखी, क्या कहेंगे? निश्चित तौर पे भारत सरकार, इस वर्तमान मोदी सरकार जी ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी को इम्प्लीमेंट किया है। ये शिक्षा के क्षेत्र में एक नया बदलाव है। इस शिक्षा क्षेत्र के अंदर बदलाव जो भारतीय चिंतन, भारतीय दर्शन, भारतीय सोच जो पिछले वर्षों में, इन 50-60 सालों वर्षों में जो हम कह सकते हैं कॉलोनियल माइंडसेट की जो विचारधारा पर जो शिक्षा पद्धति चल रही थी, हम ये कह सकते हैं लॉर्ड मैकाले की जो शिक्षा पद्धति चल रही थी, उस पद्धति को बदलने का एक सकारात्मक काम इस वर्तमान सरकार ने किया है और उसका असर भी हुआ है कि दिल्ली विश्वविद्यालय के देश के सभी विश्वविद्यालयों ने अपने करिकुलम में, अपने सिलेबस में, अपने में बदलाव किया है और बदलाव अब भारतीय चिंतन के आधार पर, भारतीय दर्शन के आधार पर ये बदलाव हो रहा है। और मुझे लगता है हनुमान संस्कृत विश्वविद्यालय तो, महाविद्यालय तो पहले से इस दिशा में काम करता है, संस्कृति के उत्थान के लिए, संस्कृति के प्रचार प्रसार के लिए। और मुझे लगता है कि अब हनुमान संस्कृत विद्यालय के साथ साथ दिल्ली देश के सभी विश्वविद्यालय और महाविद्यालय इस दिशा में काम कर रहे हैं। और निश्चित तौर पर किसी भी देश का निर्माण, किसी भी देश का विकास उस देश की भाषा, उसकी संस्कृति से होता है। दुर्भाग्य से इस देश के अंदर हमारी भाषा और हमारी संस्कृति को हमारे एजुकेशन सिस्टम से दूर रखा गया, लेकिन वर्तमान में अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी में संस्कृति का भी समावेश हो रहा है, भाषा का भी समावेश हो रहा है और नए विजन के साथ हम इसको एस्टैब्लिश करने का प्रयास कर रहे हैं। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।